हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। ज़ारा मेहता का होम टाउन बांद्रा में था। पिछले कुछ सालों में हर जगह टूरिज्म इंडस्ट्री को जोर शोर से डेवलप किया गया और बांद्रा को भी कल्चरल हेरिटेज टाउन में तब्दील कर दिया गया। अब यहां बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ओवरऑल ये जगह किसी से कम नहीं थी। ज़ारा 3 साल बाद अपने घर आई थी। हाथ में 2-3 बैग थे। उसका घर एक गली में था जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी। घर का दरवाजा खुला था। इन गलियों में दिन में दरवाजे खुले रहते हैं, रात को बंद कर देते हैं। कोई सेफ्टी इश्यू नहीं होता। ज़ारा सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए, क्या एक्सप्रेशन बनाए, कैसे ग्रीट करे। तभी घर से कोई बाहर आया और वो इंस्टिंक्टिवली दीवार के पीछे छिप गई। उसने झांक कर देखा तो उसकी माँ थी। माँ दरवाजे के पास नल के नीचे कुछ हरी पत्तियां धो रही थी। ज़ारा ने पहचान लिया, ये तुलसी के पत्ते थे या जो भी हर्ब हो। कहानी में ये थोड़ा सा लोकल फ्लेवर है। पुराने जमाने में इन पत्तियों को उबालकर उसमें स्टार्च डालते थे। ठंडा होने पर यह जम जाता था। गर्मियों में इसे काट कर उसमें गुड़ या शक्कर डालकर खाते थे, जिससे प्यास और गर्मी दोनों शांत होती थी। ज़ारा को ये चीज बहुत पसंद थी और माँ अक्सर उसके लिए ये बनाती थी। लेकिन घर छोड़ने के बाद से उसने ये सालों में नहीं खाया था। ज़ारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक जोर की आवाज आई, धमाका। घर से बाहर निकलते ही ज़ारा के पिता ने देखा कि मां क्या कर रही है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लोहे का बर्तन एक लात से उछाल दिया। तुम बेकार के चक्कर में क्यों पड़ी हो? इतना वक्त है तो पैसे कमाने का कोई जुगाड़ लगाओ। पता है तुम्हारी बीमारी में कितना खर्चा होगा? ज़ारा एकदम सन्न रह गई। क्या बीमारी? उसकी मां बीमार है? उसकी निगाहें घूमी और ध्यान से देखा तो 3 साल में उसकी मां काफी बूढ़ी और पतली हो गई थी। फीका सफेद स्वेटर पहने वो छोटी सी स्टूल पर बैठी हुई थी और उल्टे हुए तुलसी के पत्तों को देख रही थी। उनके चेहरे पर सन्नाटा था। उन्होंने बिना कुछ बोले पत्तों को समेटकर बर्तन में रखा और बोली, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इलाज नहीं कराऊंगी। जितना चले उतना जी लूंगी, नहीं तो जलाकर राख कर देना। कोई बड़ी बात नहीं है। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मरना, मरना, मर जाओगी तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्र भर का गिल्ट लेकर जीना पड़ेगा। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? मैंने कहा था ना अपने दूसरे बेटे से पैसे मांग लो, लेकिन तुम्हें तो बस इन बेकार की चीजों से मतलब है। उन्होंने फिर से मां द्वारा उठाए गए पत्तों पर लात मार दी। मां पहले तो उनके गुस्से को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे बेटे से पैसे मांगो? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? भूल गए हमने उसके साथ क्या किया था? वो हमसे नफरत करती है। ज़ारा के होंठ सिकुड़ गए। उसकी भावनाएं मिली-जुली थी। मां जब भी उस बात को याद करती, दिल टूट जाता था। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम सोच सकते हो उसे 3 लाख रुपए कहां से मिले? क्या सोचते हो वो कैसी जिंदगी जी रही है और तुम उससे और पैसे ऐंठना चाहते हो? पिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस वक्त उन लोगों ने सिर्फ उसी का नाम लिया था। मैं क्या करता? मां का दिल धक धक करने लगा। सांस फूलने लगी। मैं उसे फोन नहीं करूंगी। मैंने उसे पहले ही कह दिया था, कभी वापस मत आना इस परिवार पर और बोझ मत बनना। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके पैसे नहीं लूंगी। उसने वो पैसे अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए हैं। मैं वो बोलते बोलते जमीन पर गिर पड़ी। पिता चीखे, शोभा। ज़ारा अब कुछ सोच नहीं सकती थी। वो दौड़ती हुई बाहर आई और चिल्लाई, मां,
पिता उसे देखकर सन्न रह गए। डॉट ज़ारा, ज़ारा। ज़ारा ने मां के पास घुटने टेके और उनकी सांस चेक की। सांस नहीं थी। उसने मां के सीने पर कान लगाया। दिल की धड़कन बंद थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत दोनों हाथों से सीने को दबाना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस बुलाओ, अभी बुलाओ। ज़ारा ने लगातार 5-6 मिनट तक सीने को दबाया, तब जाकर मां की भौहें हल्की सी हिली। ज़ारा ने तुरंत दोबारा दिल की धड़कन सुनी। अब सामान्य थी, सांस भी आ रही थी। उसे बहुत राहत मिली और वो रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी। मां को होश नहीं आया तो ज़ारा ने फिर से सीने को दबाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में गली के बाहर एम्बुलेंस आ गई। मेडिकल स्टाफ ने मां को स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया, जबकि ज़ारा और उसके पिता को बाहर रोक दिया गया। ये सब देखकर पिता के पैर फूल गए। वो जमीन पर बैठ गए और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके मुकाबले ज़ारा कहीं ज्यादा शांत थी। वो पिता के पास गई, एक पल रुकी, फिर उन्हें उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया। वो वेंडिंग मशीन के पास गई, 2 पानी की बोतलें ले आई और एक उन्हें थमा दी। पिता ने पानी नहीं पिया, बस बोतल को जकड़कर बैठे रहे, लेकिन थोड़ा शांत जरूर हो गए थे। ज़ारा ने सीधे पूछा, मां को क्या बीमारी है? दिल से कुछ है? पिता ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। डॉट हाँ, दिल ही है। 6 महीने पहले पता चला था। डॉक्टर ने कहा देर हो गई, अब सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही इलाज है। इतना गंभीर हो गया है। ज़ारा का गला सूख गया, सूखा इतना कि दर्द हो रहा था। उसने पानी की बोतल खोली, आधा गटक लिया और फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। पिता ने उसकी तरफ कई बार देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन रुक रहे हों। लेकिन ज़ारा को तो ऑपरेशन थिएटर में अपनी मां की चिंता थी। वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। ये सन्नाटा 2 घंटे तक रहा। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और ज़ारा दौड़ती हुई आगे बढ़ी। डॉक्टर, मेरी मां कैसी है? डॉक्टर ने कहा, जान को अभी खतरा नहीं है, लेकिन मिस्टर मेहता, जैसा हमने पहले कहा था, मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना अगर दोबारा दिल का दौरा पड़ा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पिता के होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। वो भी ज़ारा की मां को बचाना चाहते थे, लेकिन ऑपरेशन का खर्च उनके कंधों पर एक पहाड़ था। ज़ारा ने उनकी तरफ देखा और गहरी आवाज में पूछा, डॉक्टर, इस ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? ऑपरेशन और दूसरे जरूरी सामान मिलाकर लगभग 15 लाख रुपए। ज़ारा का दिल हल्का हो गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, भगवान का शुक्र है, उसके पास 15.25 लाख रुपए की बचत है। वो ये खर्च उठा सकती है। हम ऑपरेशन का खर्च उठा सकते हैं। ऑपरेशन कब कर सकते हैं? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। आप मरीज की बेटी हूं। ये जानकर कि उसी के पास फैसला लेने की शक्ति है, डॉक्टर ने उससे कहा, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इस ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा डोनर ढूंढना है। फिलहाल डोनर पाने का एक ही कानूनी तरीका है, मैचिंग बैंक के जरिए। लेकिन मैचिंग बैंक में जो हार्ट होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के होते हैं जिन्होंने मरने से पहले खुद को डोनेट किया हो। ये मिलना बेहद मुश्किल है। बहुत सारे मरीज बिना सही हार्ट मिले मर जाते हैं। अब आपको बस इंतजार करना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़ारा ने हल्का माथा सिकोड़ा। डॉक्टर, मरीज की जानकारी डेटाबेस में रजिस्टर कर दी गई है। अगर प्लेटफॉर्म पर कोई सही डोनर आता है तो हम मिस्टर मेहता से संपर्क करेंगे। ज़ारा ने सिर हिलाया, मुझसे संपर्क करें तो नर्स के साथ जाकर जानकारी बदल दें। डॉक्टर ने बार बार टोका, मरीज अभी सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल में है। याद रखना, बिल्कुल भी इमोशन न हो, नहीं कोई मेहनत करे। ज़ारा ने समझ लिया और हल्का सा झुकी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। शाम को ज़ारा की मां को होश आया। ज़ारा बेड के पास बैठी थी। खिड़की से आती हुई नारंगी सुनहरी धूप उसके चेहरे को साफ रेखाओं में बांट रही थी। मां की सांस तेज थी, ऑक्सीजन मास्क पर भाप जम गई थी। ज़ारा, ज़ारा। ज़ारा ने उनका हाथ थामा, उनके सामने झुकी और धीरे से बोली, डॉक्टर ने कहा है अभी बिल्कुल इमोशन नहीं होना, प्लीज शांत रहिए। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, सोचा शायद भ्रम हो रहा है,
मां की आंखों से आंसू बहते हुए उनके झुर्रीदार आंखों के कोनों से निकलकर उनके सफेद होते बालों में समा गए। जारा को याद आया, जब वो घर से गई थी तब मां के बालों में एक भी सफेद बाल नहीं था। उसने कहा, मेरी आवाज सुनते ही आपका दिल फिर से धड़कने लगा था। इतनी बड़ी बात थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा नंबर तो बदला नहीं है। जारा ने उनका कंबल ठीक किया। मां का शरीर अस्पताल के गाउन में बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे खाल के अंदर सिर्फ हड्डियां हों। मां ने धीरे से सिर हिलाया, बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारा सामना कैसे करती? हमने ही तुम्हारे साथ गलत किया था जारा। उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था, मजबूरी थी। हमें उनकी बात माननी पड़ी थी। हम सब जानते हैं गलत किया, मां जानती है गलत किया। मुझसे नफरत मत करना, मुझसे नफरत मत करना। जारा चुपचाप सुन रही थी। उसका दिल हल्का सा दुखा। उसने टिश्यू लिया और मां की आंखों के आंसू पोंछ दिए। वो न तो कोई बात नहीं कह सकती थी, न मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हां, उतनी नफरत अब नहीं रही थी। जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ। मैं तुमसे नफरत नहीं करती और तुम मेरी चिंता मत करो। मैं पिछले कुछ सालों में ठीक हूं। ऑपरेशन के पैसे की भी चिंता मत करो, मेरे पास है। जैसे ही कोई सही डोनर मिलेगा, ऑपरेशन हो जाएगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक हो, बस यही बहुत है, बहुत। उन्होंने बस यही सुना कि मैं ठीक हूं। जारा मां के पास काफी देर रुकी, उन्हें थोड़ा दलिया खिलाया और रात में मां के सो जाने के बाद ही वार्ड से बाहर निकली। पिता वार्ड के दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने जारा को बाहर आते देखा तो तुरंत खड़े हो गए, घबराए हुए। वो जारा से बात करना चाहते थे, लेकिन पुरानी बातें और सालों की दूरी ने उनका मुंह बंद कर दिया था। जारा ने पहले बात शुरू की, मेरी बड़ी बहन और तीसरी बहन कहाँ है? पिता ने जल्दी से जवाब दिया, तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा क्यू सिटी में रहते हैं। उसने अभी बच्चा पैदा किया है। मैंने कहा है कल आ जाए। तुम्हारी छोटी बहन 2 साल पहले किसी के साथ भाग गई। उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता, पता भी नहीं चलता। जारा थोड़ी देर चुप रही। सिर्फ 3 सालों में उसके परिवार में इतना कुछ बदल गया था। उसने फोन निकाला, अपना बैंक कार्ड दो। पिता ने बिना सोचे कार्ड थमा दिया। जारा ने अकाउंट नंबर डाला और उस कार्ड में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुम मां की देखभाल पर ध्यान दो। मेडिकल खर्च कम पड़े तो मुझसे कहना। डॉक्टर ने सुना है, अब वो बिल्कुल इमोशन नहीं हो सकती, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। अब उनसे झगड़ा मत करना। पिता हकलाकर बोले, ठीक है, हॉस्पिटल में कंपेनियन बेड मिल जाते हैं। नर्स से पूछ कर ले लेना। आज रात तुम उनके साथ रहो। कल मैं एक केयरटेकर अरेंज कर दूंगी। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जारा ने अपने बैग से पेन और कागज निकाला, उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और पिता को देते हुए बोली, ये मेरा नंबर है, कुछ चाहिए हो तो कॉल करना। इतना कहकर उसने कार्ड और कागज उनके हाथ में रखा और चल दी। जब वो कोने पर पहुंची, तब जाकर पिता ने पुकारा, जारा, पापा, पापा को माफ कर देना। अब घर आया करो बीच बीच में। जारा एक पल रुकी, हूं कहा और फिर तेजी से चल दी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने सुना या नहीं। हॉस्पिटल से निकलकर जारा काफी देर तक सड़क किनारे अकेली खड़ी रही। जब प्रिया कपूर का मैसेज आया कि कब लौट रही है, तब उसने ओला बुक किया और अपार्टमेंट के लिए निकल गई। जारा अब भी अपने माता पिता को पूरी तरह माफ नहीं कर पाई थी कि उन्होंने उसकी जिंदगी कर्ज उतारने में लगा दी थी। माफ करना एक बात है और दिल से उन्हें देखना बर्दाश्त कर पाना दूसरी बात है। वो अपनी मां को मरते हुए देख ही नहीं सकती थी। उसने मल्होत्रा ग्रुप में 3 साल काम किया था। अच्छी सैलरी थी, कुछ पैसे बचा लिए थे, लेकिन ये रकम देने के बाद उसके पास ज्यादा नहीं बचा था और ऑपरेशन में भी पैसे लगेंगे, और वो भी छोटी रकम नहीं है। उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी ताकि आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहे। जारा पैसे की वजह से बेबस होने के एहसास से बहुत डरती थी। अगली सुबह जारा ने एक केयरटेकर हायर किया और उसे सीधे हॉस्पिटल भेज दिया ताकि पिता को राहत मिले। पिता बूढ़े हो गए थे,
रात भर जागना उनके बस की बात नहीं थी। वो खुद मां से मिलने हॉस्पिटल नहीं गई, बल्कि अपने रूटीन चेकअप के लिए दूसरे हॉस्पिटल चली गई। वो चाहती थी कि अपना पूरा मेडिकल चेकअप करा ले और सेहत का ध्यान रखे। पिछली रात मां को गिरते देख उसे और भी एहसास हो गया था कि सेहत ही सबसे बड़ी चीज है। अल्ट्रासाउंड के बाद वो गलती से मिसेज सुनीता मल्होत्रा से मिल गई। जब जारा ने अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर उन्हें देखा तो उसे कल फॉर्मूला मिल्क वाले सेक्शन में मिली मिसेज मल्होत्रा याद आ गई और उसकी नजर अनायास ही उनके पेट पर जा टिकी। मिसेज मल्होत्रा ढीले कपड़े पहने थी, इसलिए पेट दिख नहीं रहा था। मिसेज मल्होत्रा ने भी उसे देखा। उनके चेहरे पर कोई अजीबियत नहीं थी। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ी। जारा, तुम यहां? जारा ने फौरन पूछा। आंटी, आप तबीयत से ठीक नहीं है क्या? मैं नहीं, एक दोस्त से मिलने आई थी। नीचे उतरते हुए रास्ता भटक गई, यहां आ गई। मिसेज मल्होत्रा मुस्कुराई। जारा ने भी बताया, मैं चेकअप कराने आई हूं। मिसेज मल्होत्रा ने सोचते हुए कहा, तुम्हें चेकअप जरूर कराना चाहिए। देखो कितनी पीली पड़ गई हो। इतनी छोटी लड़की हो, काम के चक्कर में अपना ख्याल ही नहीं रखती। यार, अर्जुन भी ऐसा बेरहम है। तुम पर कितनी मुश्किलें आ रही है। इसका अर्जुन सर से कोई लेना देना नहीं है, जारा ने साफ कहा। हॉस्पिटल में बातचीत का वक्त नहीं होता। दोनों के अपने काम थे, इसलिए जल्दी ही अलग हो गई। जारा ने रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाई। रिपोर्ट अगले दिन मिल सकती थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट पलटते हुए मजाक में कहा, तुम 25 की हो, लेकिन सेहत 35 की है। जारा ने माथा सिकोड़ा। कुछ गंभीर है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बहुत सारी है। अब अच्छे से ध्यान रखना, वरना बुढ़ापे में दिक्कत होगी। बाकी सब ठीक था, लेकिन जारा की सबसे बड़ी चिंता थी। आप मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख लीजिए, कुछ दिक्कत तो नहीं? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी और पूछा, कहीं कुछ दर्द या तकलीफ तो नहीं? जारा के होंठ सिकुड़े। उसने धीरे से कहा, कुछ महीने पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था। मुझे नहीं पता उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट ध्यान से देखी, माथा सिकोड़ा। कुछ ठीक नहीं है। मिसकैरेज के बाद तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। ये सच था। जारा को मिसकैरेज के कुछ दिन बाद ही अर्जुन मल्होत्रा ने बैंगलोर में एक प्रोजेक्ट पर भेज दिया था। वहां काम का बहुत दबाव था। वो काफी बिजी थी। तुम्हारी यूट्रस की दीवार प्राकृतिक रूप से पतली है, जिससे प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। मिसकैरेज के बाद ये और भी कमजोर हो गई है। भविष्य में बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर ने सहानुभूति से कहा, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जारा का मन भारी था। वो हॉस्पिटल से निकली। वो जानती थी कि मिसकैरेज से सेहत पर असर पड़ेगा, लेकिन इतना गहरा होगा उसने नहीं सोचा था। अनजाने में उसने अपने पेट को हाथ लगाया और सोच में डूबी हुई थी कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। जारा पीछे हट गई। तभी गाड़ी की पिछली खिड़की नीचे हुई और उसमें से एक स्मार्ट, ठंडे चेहरे वाला शख्स दिखा। अर्जुन मल्होत्रा। जारा ने मेडिकल रिपोर्ट अपनी पीठ के पीछे छुपा ली। जारा ने पहले बात नहीं की। अर्जुन ने ठंडी नजर से उसे देखा और बिना घुमा फिराए पूछा, तुम मेरे परिवार से शिकायत करने जा रही हो? जारा ने भौहें चढ़ाई। नहीं। नहीं तो मेरे पिता को तुम्हारी रेजिग्नेशन की खबर कैसे लगी? नहीं, ये नहीं पूछ रहा। मेरे पिता को तुम्हारे हॉस्पिटल चेकअप की खबर कैसे लगी? जारा तुरंत समझ गई। मिसेज मल्होत्रा ने घर जाकर अपने पति को बता दिया। वो एक पल रुकी, फिर बिल्कुल शांत रही। मैं मिसेज मल्होत्रा से 2 बार मिली हूं। एक बार सुपरमार्केट में। उन्होंने मुझे घर चलकर खाना खाने का न्योता दिया था। मुझे कोई ना करने का बहाना चाहिए था, इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मैंने रेजिग्न कर दिया है। मुझे लगता है मेरे रेजिग्न करने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए छुपाने की जरूरत नहीं। दूसरी बार हॉस्पिटल में था। मिसेज मल्होत्रा ने कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने आई है, और मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं चेकअप कराने आई हूं। इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अर्जुन को कुछ याद आ गया। वो मुस्कुराया। कुछ लोग उनके दर्शन करने के लिए 3-3 चक्कर लगाते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से 2 बार मिल गई।
ज़ारा नहीं जानती थी कि वो किस ओर इशारा कर रहा था। उसने अपने हाथ में रिपोर्ट कसकर पकड़ ली। डॉक्टर की कई बातें याद आ रही थी। वो थोड़ी उत्तेजित हो गई और बोली, मैं सच कह रही हूं। अगर अर्जुन सर को यकीन नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूं? उसके स्वर में हल्की तीखापन था। अर्जुन ने ठंडी नजर से उसे देखा। उसके हाथ में फोन था। वो उसे घुमा रहा था। अचानक फोन की स्क्रीन जगमगा उठी। ज़ारा की नजर अनायास उस पर पड़ी। कॉलर आईडी थी अन्या। अनन्या शर्मा। अर्जुन ने फोन को उलट कर रख दिया। ज़ारा को अपनी मां से मिलने दूसरे हॉस्पिटल जाना था। अब वो इस इंसान से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से चल दी। मेरे पिता और वो सुनीता आंटी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। पिता तो मुझसे मिलने कंपनी तक आ गए थे तुम्हारे लिए। अर्जुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके मल्होत्रा परिवार में ले आऊं, लेकिन मैं किसी यूज शूज को नहीं चाहता। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली। अब पूरी तरह से हार मान ली। वो मुड़ी, गाड़ी के अंदर देखते हुए बोली, तो अर्जुन सर, बेहतर होगा आप मुझे जाने दीजिए। मुझे नौकरी ढूंढने से मत रोकिए। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं जीवित नहीं रह पाई तो मुझे विवश होकर मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनानी पड़ेगी। और मैं उन्हें यह भी बता सकती हूं कि मेरी खराब सेहत की वजह आप और अनन्या शर्मा है। तब अनन्या का मल्होत्रा परिवार में आना और भी मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन का चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी काली आंखों में आग लग गई। ज़ारा मेहता, तुम मौत मोल ले रही हो। मैं मौत नहीं मोल लेना चाहती, लेकिन जरूरत पड़ने पर खरगोश भी काटता है। अर्जुन सर, सीमा मत लांघिए, ज़ारा ने कहा और चल दी। अर्जुन की गाड़ी भी वहां से रवाना हो गई। ज़ारा रुकी और उसकी गाड़ी को देखती रही। कॉलर अनन्या थी। आखिरकार अर्जुन ने अपने हुनर और ताकत से उस अनन्या को ढूंढ ही लिया था, जिसे दूर भेज दिया गया था। चाहे किसी भी वजह से हो, अर्जुन और अनन्या फिर से एक साथ थे। अर्जुन जानबूझकर ज़ारा को ढूंढने हॉस्पिटल नहीं आया था। वो यूं ही वहां से गुजर रहा था। तभी उसने ज़ारा को हॉस्पिटल के बाहर खड़ा देखा तो ड्राइवर कुमार से गाड़ी रोकने को कहा। उसे शौर्य से एक प्रोजेक्ट पर बात करनी थी, जिसकी मीटिंग तय थी। शौर्य ने एक नजर देखते ही समझ लिया कि वो मूड में नहीं है। उसे कुछ याद आया और उसने सोचा कि शायद इसी वजह से वो परेशान है, इसलिए उसे दिलासा देते हुए कहा, आखिरकार तूने उसे अंदर तो करवा ही लिया ना। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या? अनन्या के मल्होत्रा हाउस के सामने बारिश में बेहोश हो जाने पर तूने अपने पिता से लड़ाई नहीं की थी? जब अर्जुन और ज़ारा उस क्रूज पर शंकर जी के यहां गए थे, तभी अनन्या मल्होत्रा परिवार के पास गई थी और अर्जुन से मिलने की भीख मांग रही थी। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने उसे नजरअंदाज किया और वो बस दरवाजे पर घुटने टेके बैठी रही, किसी की बात नहीं मानी। उस रात मुंबई में बारिश हो रही थी। वो लड़की कमजोर थी। कई घंटे घुटने टेके रहने के बाद बेहोश हो गई। अंत में मिसेज मल्होत्रा को दया आ गई। उन्होंने किसी को बुलाकर उसे मल्होत्रा हाउस में ले जाने को कहा और डॉक्टर बुलाया। अर्जुन को ये बात वापस आने के बाद पता चली। शौर्य ने सोचा कि वो लड़की काफी होशियार थी। जब वो मुंबई लौट सकती थी तो वो खुद अर्जुन से संपर्क कर सकती थी, लेकिन उसने सीधे मल्होत्रा परिवार के पास जाकर मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा से गिड़गिड़ाया कि उसे अर्जुन से मिलने दे, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अर्जुन के साथ रहने से रोकने वाले असल में मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ही थे। अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तभी वो मुंबई में रह सकती थी और अर्जुन के साथ रह सकती थी, वरना भले ही वो लौट आए, लेकिन वो अस्थायी होगा और मल्होत्रा परिवार के दरवाजे उसके लिए बंद ही रहेंगे। अर्जुन ने अपने लिए एक गिलास वाइन ली और शांति से कहा, अगर वो लोग पहले ही उससे मिल लेते तो उसे घुटने टेक कर बेहोश न होना पड़ता। शौर्य समझ गया कि उसकी बातों का मतलब है कि वो अनन्या की तरफ से मल्होत्रा परिवार को दोष दे रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो तुमसे मिलना चाहती थी, कोई वजह थी?
अर्जुन ने कहा, उसके पिता बीमार हैं। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, उसके पास नहीं थे, इसलिए मुझसे उधार मांगने आई थी। दिए? शौर्य ने बिना सोचे पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्या पूछने की जरूरत है? शौर्य ने एक घूंट वाइन पी और सिर हिलाया। दे दिए। जान बचाना पुण्य का काम है। लेकिन मैंने ये भी सुना कि तूने उन कंपनियों को जो सेक्रेटरी जारा को हायर करने वाली थी, मना करवा दिया। उसकी नई नौकरी में क्यों रोड़ा अटका रहा है? मैं उसकी नई नौकरी में रोड़ा नहीं अटका रहा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं उसे ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं। शौर्य रुका नहीं। बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना भी मत करो। अर्जुन ने बस अपने गिलास में वाइन देखी। उसके चेहरे पर ठंडक और थकान दोनों थी। शौर्य ने सोचा, छोड़ो, औरतों के मामले में जितना कम उलझो उतना अच्छा। उसने बातचीत को एक लाइन पर खत्म किया और काम पर लग गया। आर्य वापस आ गया है। आज रात रॉयल ओक क्लब में उसका वेलकम डिनर है। 5 दिन बाद जारा की मां को छुट्टी मिल गई। छुट्टी के दिन जारा ने एक दोस्त से कार ली, उन्हें बांद्रा घर छोड़ने गई और वहां खाना भी खाया। खाना जारा के पिता ने बनाया था। खाने के बाद जारा ने बर्तन धोए। तब कहीं जाकर उस परिवार का एहसास वैसा लगा जैसा पहले हुआ करता था। लिविंग रूम से आवाजें आ रही थी। जारा ने हाथ पोंछे और बाहर आई तो देखा उसकी बड़ी बहन और जीजा अपनी बेटी को दिखाने आए थे। जारा उनसे हॉस्पिटल में एक बार मिल चुकी थी, लेकिन इतने सालों बाद मिलना अलग था। उसकी बड़ी बहन अब शादीशुदा थी, उसका अपना परिवार था। रहन सहन और सोशल सर्कल बदल गए थे, इसलिए दूरियां बनना स्वाभाविक था। जारा को अपनी भतीजी बहुत प्यारी लगी। वो अभी गोद में समाती थी। उसने उसे कुछ देर गोद में लिया। शाम को बड़ी बहन और जीजा जाने लगे और जारा भी जाने वाली थी, इसलिए वो उन्हें छोड़ने निकली। जाते समय जारा के पिता ने उसे एक छोटा सा बैग थमाया। ये तुम्हारी मां ने तुम्हें देने को कहा था। जारा ने खोला तो उसमें 3 लिफाफे थे। उसका पहला रिएक्शन था, वापस कर दूं। जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। ये नए साल के लिफाफे हैं। हर साल नए साल पर तुम्हारी मां तुम्हारी बड़ी बहन और छोटी बहन को देती है और तुम्हारे लिए भी रखती है। सोचती है कभी मौका मिलेगा तो तुम्हें दे देंगी, ताकि तुम्हें पता चले कि परिवार ने तुम्हें नहीं भुलाया। जारा ने लिफाफों को हाथ में लिया। उसका मन बहुत भारी था। पिता ने शर्मिंदगी से कहा, यह मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम जैसी लड़की कितना कमा लेगी? तुम्हारी मां के ऑपरेशन का खर्चा कोई छोटी रकम नहीं है। मैंने 80-90 हजार रुपए बचा लिए हैं। जब ऑपरेशन होगा तुम्हारी बड़ी बहन भी कुछ डालेगी, हम सब मिलकर उठाएंगे। गाड़ी में बैठने से पहले जारा ने लिफाफे में रखे पैसे देखे। ज्यादा नहीं, कुछ 100 रुपए थे, लेकिन हाथ में लेकर लगा कि ये हजारों लाखों से भारी है। वापस मुंबई जाते वक्त जीजा ने पूछा, जारा अब कहाँ काम कर रही हो? जारा ने छुपाया नहीं, साफ कहा, अभी रेजिग्न कर दिया है, नौकरी ढूंढ रही हूं। तुम बहुत काबिल हो जारा, तुम्हें नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जारा बस मुस्कुराई, उन्हें घर छोड़ा, दोस्त को कार वापस की और फिर मेट्रो से अपने अंधेरी वाले अपार्टमेंट लौट गई। इतना चक्कर लगाने के बाद घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने कंप्यूटर चालू किया, ईमेल चेक किया। जैसी उम्मीद थी, सिवाय स्पैम ईमेल के कुछ नहीं था। उसे अब भी नौकरी नहीं मिली थी। जो कुछ कंपनियां पहले उससे कांटेक्ट कर रही थी, हेडहंटर के जरिए उसे ऑफर दे रही थी, उन सब ने पॉलिटली मना कर दिया था। अब वो रेज्यूमे भेजने पर मजबूर थी, लेकिन रेज्यूमे भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके रेज्यूमे के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ अर्जुन का किया धरा लग रहा था। जारा ने 3 लिफाफे उठाए, दिल दुखा। 3 साल पहले जब मां ने कहा था कि अब घर मत आना, तो वो समझी थी कि मां ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया है, लेकिन असल में मां उसे अब भी याद करती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। अगर उसकी मां बीमार न होती तो उसकी बचत से
वो कुछ समय निकाल सकती थी। लेकिन अब जारा ने फिर से कंप्यूटर चालू किया और अपना रेज्यूमे कुछ छोटी कंपनियों को भेज दिया। रात को कोई खास काम न होने पर अर्जुन और उसके दोस्त रॉयल ओक क्लब की छत पर बिलियर्ड्स खेल रहे थे। अर्जुन ने एक शॉट मारा। सफेद गेंद ने 15 रंग बिरंगी गेंदों को बिखेर दिया। उनमें से 5 छेद में जा गिरी। शौर्य हंसा, क्या शॉट मारा है। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुला और धीमी रोशनी के साथ तेज संगीत भी अंदर आया। साथ ही एक शख्स घुसा। बार में गया था। सुना एक लड़की बारटेंडर से पूछ रही थी कि भैया, आज रॉयल ओक क्लब में अर्जुन मल्होत्रा आए हैं क्या? उस शख्स ने लापरवाही से दरवाजा बंद किया और बाहर का शोर कम हो गया। जब उसने सिर उठाया तो उसकी शक्ल उस संगीत से भी ज्यादा बेपरवाह लग रही थी। आर्य, एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ल, स्वभाव और काम करने का तरीका उसकी शक्ल से भी ज्यादा बेलगाम था। वो उनमें से अकेला था जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड ऊंचा नहीं था। फिर भी हर कोई उसे आर्य भाई कहता था। वो रॉयल ओक क्लब का भी मालिक था, जो मुंबई का एक मशहूर एंटरटेनमेंट क्लब था। शौर्य ने उत्सुकता से पूछा, कैसी लड़की? आर्य ने बियर की बोतल खोली। वो दिल्ली का था। उसकी बोली में ठेठ पंजाबी अंदाज था। एक नजर देखी, पहचाना नहीं। क्या भाई साहब ने मेरी गैर मौजूदगी में कोई चक्कर लगा लिया? आर्य 6 महीने बाहर था। इस दौरान अर्जुन के जीवन में एक चक्कर जरूर आया था। शौर्य ने सोचते हुए पूछा, कोई छोटी सी नाजुक सी लड़की थी? अनन्या? आर्य ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी लड़की नाजुक नहीं होती? हर कोई तो सेक्रेटरी जारा जैसी नहीं होती, जो हमेशा ऐसे लगती है जैसे सेक्स उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वो काफी छोटी थी और उसके चेहरे पर वो बेपरवाही थी जो उम्र के साथ आती है। शौर्य समझ गया, वो शर्मा परिवार की छोटी बेटी होगी। अर्जुन ने कुछ समय पहले उसे अपनी सेक्रेटरी बनाया था। अर्जुन बिलियर्ड्स खेलता रहा। बोला, अब रेजिग्न कर चुकी है। शर्मा परिवार उसकी नाक के नीचे था। बस देखना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सानिया शर्मा हार मानने वाली नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन अर्जुन उसे वक्त नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी की बात कर रहे हो? मैं कुछ दिनों से वापस आया हूं, लेकिन इस बार सेक्रेटरी जारा को साथ नहीं देखा। पहले तो वो अर्जुन भाई के साथ चिपकी रहती थी। जहां जाते थे वहां ले जाते थे। आर्य ने एक गोल्फ स्टिक उठाई, उसमें थोड़ा एंटीस्लिप पाउडर लगाया और अर्जुन के साथ खेलने लगा। शौर्य ने सिर हिलाया। सेक्रेटरी जारा ने रेजिग्न कर दिया है। आर्य थोड़ा रुका। रेजिग्न? शौर्य ने धीरे से कहा, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और वो अब काम नहीं करना चाहती थी। अर्जुन क्या करता? उसे जाने देना पड़ा और फिर गुस्से में उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अर्जुन ने आर्य की मदद की थी और आर्य ये नहीं देख सकता था कि अर्जुन उदास रहे। वो बोला, नम कहराम है। अर्जुन ने अपना कोण बदला, एक ही शॉट में सारी गेंदें साफ कर दी और लापरवाही से बोला, वो वापस आएगी और मुझसे माफी मांगेगी। ये पहली बार नहीं था। जब उसने उसे बैंगलोर ब्रांच भेजा था तो उसने खुद आकर माफी मांगी थी और वापस ले जाने की भीख मांगी थी। बस समय की बात है। जारा ने नौकरी की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन अचानक उसके ईमेल में एक इंटरव्यू का निमंत्रण आया। जारा ने तुरंत हाँ कर दी। पहला राउंड ऑनलाइन हुआ। इंटरव्यूअर बहुत संतुष्ट था और उसने उसे कंपनी में सेकंड राउंड के ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया। कंपनी दूसरे शहर में थी। वहां जाने में 3 घंटे लगते थे। जारा ने सोचा, चल कर देखती हूं। ट्रेन में बैठते ही उसे 2 और कंपनियों से इंटरव्यू के निमंत्रण मिले। फोन पर बात अच्छी हुई और उन्होंने भी उसे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये दोनों कंपनियां उस कंपनी से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए जारा ने हाँ कर दी। उसे यह भी समझ आ गया कि आखिर वो कंपनियां उसे हायर करने की हिम्मत क्यों कर रही थी, क्योंकि वो छोटी थी। अर्जुन की हैसियत और पोजीशन को देखते हुए
उसका इन छोटी कंपनियों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसकी ब्लैकलिस्ट उन तक नहीं पहुंची थी। अर्जुन ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इन छोटी कंपनियों में काम करने को तैयार होगी। इंटरव्यू ठीक ठाक गया। इंटरव्यूअर ने कहा कि पहले जाओ, वो आपस में बात करके बताएंगे। जारा को लगा कि उसका चयन लगभग पक्का है। इन 3 कंपनियों के अलावा जारा को कुछ और छोटी कंपनियों से भी इंटरव्यू के निमंत्रण मिले। वो सबको देखेगी, जो भी उपयुक्त लगेगा उसे आजमाएगी। जितनी ज्यादा कोशिश, उतने ज्यादा विकल्प। सिर्फ 1 हफ्ते में उसने 8-9 जगहों का चक्कर लगाया, क्योंकि कंपनियां दूसरे शहरों में थी, और इस दौरान वो मुंबई वापस नहीं आई। प्रिया कपूर ने मजाक में कहा, लोग स्पेशल फोर्स टूरिस्ट होते हैं, तू स्पेशल फोर्स इंटरव्यूअर है। जब भी नौकरी की बात आती, वो अर्जुन को कोसती। अगर वो दखल न देता तो जारा को ये सब न करना पड़ता। स्पेशल फोर्स जारा को भी 1 हफ्ते बाद किसी कंपनी से ऑफर नहीं मिला था। प्रिया से 5 मिनट की फोन कॉल में जारा को 2-3 बार खांसी आई। प्रिया ने फिक्र से पूछा, तू थककर बीमार तो नहीं हो गई? हाँ, ऐसा ही था। जारा पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा कर रही थी। उसे आराम नहीं मिला था। शायद सर्दी लग गई थी, खांसी हो रही थी। हालांकि उतनी बीमार नहीं थी जितनी उस क्रूज पर हुई थी। कल उसने अपोलो फार्मेसी से दवा ले ली थी। अब थोड़ा ठीक लग रहा था। क्यों न पहले वापस आ जाए, ठीक हो जाए, फिर नौकरी देखना। मैं भी तेरे लिए नजर रख रही हूं, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जारा थोड़ी देर चुप रही। ठीक है, आज वापस आ जाती हूं। उसे अचानक समझ आ गया कि उसे सिर्फ इंटरव्यू के निमंत्रण क्यों मिल रहे थे, ऑफर नहीं। ये शायद फिर से अर्जुन की करतूत थी। वो बहुत ही शैतान था। छोटी कंपनियां आपस में ज्यादा दूर नहीं थी, और वो सोचती थी, अब आ ही गई हूं तो देख लेती हूं। और फिर वो एक के बाद एक कंपनियों के चक्कर लगाती रही। वो नौकरी पाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने एक पूरा हफ्ता उसके चक्कर में बर्बाद कर दिया। जारा का स्वभाव इतना जल्दी गुस्सा होने वाला नहीं था, लेकिन जब उसे सब समझ आ गया तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। गुस्से में वो और जोर से खांसने लगी। जब खांसते खांसते फेफड़े दुखने लगे तो उसने अर्जुन को फोन कर ही दिया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने पूछा, अर्जुन सर, मजाक लग रहा है क्या? मारना है तो सीधे मार डालो, ये क्या खेल है? अर्जुन ने पूछा, उस रात तेरा और राजात शर्मा का कुछ था? जारा ने सांस ली। अगर मैं जवाब दे दूं तो आप मुझे छोड़ेंगे? अर्जुन हंसा। उस स्थिति में तुझे लगता है मैं तेरी झूठी बातों पर यकीन करके तुझे छोड़ दूंगा? जारा ने चिढ़कर कहा, तो पूछ क्यों रहे हो? अर्जुन ने तुरंत फोन काट दिया। जारा ने फोन रखा, खांसते हुए कफ सिरप ढूंढा, एक ढक्कन भरकर पी लिया। तब कहीं जाकर खांसी शांत हुई। ठीक होने के बाद उसने टिकट बुक किया, ट्रेन ली और मुंबई लौट आई। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही जारा की नजर एक परिचित शक्ल पर पड़ी। ध्यान से देखा तो वो अनन्या शर्मा थी। दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, और अनन्या ने भी उसे देख लिया। हालांकि जारा ने खांसी के कारण मास्क पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज उसे पहचानने के लिए काफी थी। अनन्या एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के साथ थी, जो उससे कुछ मिलती जुलती थी, शायद उसकी मां। अनन्या ने उसकी नजरों से आंखें नहीं चुराई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छिपा हो। जारा का फोन बज उठा। उसने निकाला तो अनजान नंबर था। बिना सोचे उठाया। हेलो, कौन? क्या आप शोभा मेहता के परिवार से हैं? हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। जारा एक पल सन्न रही, फिर तुरंत बोली, हां, मैं हूं। प्लेटफॉर्म पर अभी नोटिफिकेशन आया है कि शोभा मेहता को मैच करने वाला एक डोनर हार्ट मिल गया है। अब ऑपरेशन हो सकता है। जारा का दिल खुशी से उछल पड़ा। सच में? हार्ट मिल गया? हां, इसलिए परिवार से कल शोभा मेहता को हॉस्पिटल लाना बेहतर होगा, क्योंकि हार्ट अभी दिल्ली में है, लेकिन जल्द ही मुंबई लाया जाएगा।
और शोभा मेहता को ऑपरेशन की तैयारी शुरू करनी होगी। जारा ने बिना किसी हिचक के कहा, ठीक है, मैं कल मां को हॉस्पिटल ले आऊंगी। फोन रखने के बाद भी जारा की खुशी कम नहीं हुई। इस अच्छी खबर ने उसके हाल के दिनों के तनाव और निराशा को दूर कर दिया था। हार्ट का इंतजार करना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। जारा ने ऑनलाइन रिसर्च किया था। हर दिन हजारों लोग हार्ट के इंतजार में होते हैं, लेकिन डोनर वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेट करने के लिए रजिस्टर कराया हो और उनकी मौत किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से हो। अगर हार्ट मिल भी जाए तो उसका मैच होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि कुछ मरीज बिना हार्ट मिले मर जाते हैं। इतनी जल्दी हार्ट मिल जाना उनकी किस्मत थी। जारा ने तुरंत घर फोन किया और पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा से बात करता हूं। वो कल हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम सीधे हॉस्पिटल आ जाना, शहर नहीं आना। इधर उधर भागकर थक मत जाना। ये छोटी मोटी बातें थी। जारा ने मान लिया। ठीक है। स्टेशन से बाहर आकर जारा ने देखा कि प्रिया उसे लेने आई है। वो दौड़कर उससे लिपट गई। प्रिया, मां को हार्ट मिल गया, ऑपरेशन हो सकता है। प्रिया को भी बहुत खुशी हुई। उसने जारा को लिया और दोनों होटल में खाना खाने चली गई। उन्होंने होटल में 2 सूप वाला खाना ऑर्डर किया। जारा का सादा सूप था। प्रिया को उस पर तरस आ रहा था कि वो 1 हफ्ते में इतनी पतली हो गई है। बार बार उसकी प्लेट में सब्जी और मीट डाल रही थी। जारा का मूड अच्छा था। वो मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं। बस मां ठीक हो जाए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। प्रिया ने हिचकते हुए पूछा, अगर सच में कुछ न हुआ तो क्या हम उससे माफी मांग ले? वो अर्जुन के सामने टिकने वाले नहीं थे। जीने के लिए एक बार और झुक जाना शायद इतना बड़ा मामला नहीं था। सूप की भाप के बीच जारा ने प्लेट से मीट निकाला। उसका स्वर उस भाप की तरह हल्का था। प्रिया, इस बार मैं उसके सामने नहीं झुकूंगी। वो अर्जुन का उसे गिफ्ट करने का प्रयास नहीं भूल सकती थी। नहीं उसके वो शब्द भूल सकती थी कि वो उसकी यूज शूज है जिसे वो नहीं चाहता। वो कोई बेल नहीं है जो उस पर चढ़ी रहे। ये मुंबई का एक मशहूर नॉनवेज रेस्टोरेंट था। खाने के वक्त हमेशा भीड़ रहती थी। पूरी जगह चहल पहल थी। उनके पीछे वाली टेबल पर एक आदमी की पीठ जारा की तरफ थी। उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। उसने जारा की बातें सुन ली। उसने अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। झुकेगी नहीं? हां, अर्जुन भाई के तरीके अभी भी बहुत नरम हैं। पालतू जानवरों की भी अपनी अलग शख्सियत होती है। चलो देखते हैं कैसे ये नम कहराम औरत सीखती है। होटल में खाना खत्म करके जारा और प्रिया अपार्टमेंट लौट आई। जारा कल मां को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रही थी और प्रिया सोफे पर फोन देख रही थी। अचानक वो उत्तेजित होकर चिल्लाई, जारा। जारा ने देखा। क्या हुआ? प्रिया ने उत्साह से कहा, मैंने तेरे लिए नौकरी ढूंढ ली। जारा हैरान थी। क्या? प्रिया ने हाथ पैर हिलाते हुए कहा, मैं अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी। तभी मेरी पुरानी बॉस ने एक विभाग प्रबंधक की नौकरी के लिए पोस्ट किया था। मुझे लगा तू एकदम फिट है, तो मैंने उससे चैट की और तेरा रेज्यूमे भेज दिया। उसने पढ़ा तो कहा कि तू सारी शर्तें पूरी करती है। जारा ने याद किया, तू पहले वानहुआ में काम करती थी ना? उस जलन पैदा करने वाली सहकर्मी के कारण छोड़ा था। हाँ, हालांकि वानहुआ मल्होत्रा ग्रुप के बराबर नहीं है, लेकिन सच कहूं तो कितनी कंपनियां मल्होत्रा ग्रुप के बराबर हैं? वानहुआ न कम न ज्यादा ठीक ठाक है। प्रिया की आंखों में चमक थी। उस एक बदमाश सहकर्मी को छोड़कर बाकी सब अच्छे हैं। अगर वो एक न होती तो मैं छोड़ने को तैयार न थी। और भले ही मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी बॉस के संपर्क में हूं। वो बहुत अच्छी इंसान है। जारा मुस्कुराई। तेरी बातें सुनकर तो मैं भी ललचा गई। जारा प्रिया की पुरानी बॉस से मिल चुकी थी। एक बार अर्जुन ने उसे बुलाया था कि उसे बार से उठाकर लाए। वहां पहुंची तो उसने देखा कि आर्य एक बहुत ही शालीन,
खूबसूरत महिला के साथ जा रहा था। वो महिला प्रिया की पुरानी बॉस थी। कुछ दिन बाद प्रिया ने उसे गप्पे मारते हुए बताया कि उसकी बॉस का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो रोते रोते बेहाल है। ज़ारा तुरंत समझ गई कि वो बेरहम आर्य ही था जो उसे छोड़कर चला गया। मेरी पुरानी बॉस ने कहा कि आज रात हमें डिनर पर बुलाना चाहती है ताकि मिलजुल कर बात हो सके। प्रिया ने उत्साह दिखाया, चल चल, भले ही नौकरी न मिले लेकिन हम लड़कियां हैं, साथ में डिनर करने में कोई हर्ज नहीं। बात इतनी बढ़ गई थी कि ज़ारा ने भी हाँ कर दी। ठीक है, अगर नौकरी मिल जाए तो दोहरी खुशी होगी और मां के ऑपरेशन के बाद की रिकवरी का खर्च भी निकल जाएगा। ज़ारा ने कफ की दवा ली, फिर कपड़े बदले और हल्का सा मेकअप किया। शाम को दोनों ने ओला लिया और तय जगह पर पहुंची, रॉयल ओक क्लब। रॉयल ओक क्लब में घुसते ही किसी ने अर्जुन को फोन लगा दिया। आर्य ने सिगरेट सुलगाई, राख छाड़ी और फोन उठाया। बोलने से पहले ही वो हंस पड़ा। उसकी दिल्ली वाली बोली में लापरवाही और घमंड दोनों थे। अर्जुन भाई, आजा, कुत्ते को ट्रेनिंग देते हुए देख। ज़ारा और प्रिया जैसे ही प्राइवेट रूम में घुसी, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रूम में प्रिया की पुरानी बॉस के अलावा एक मोटा ठिगना आदमी बैठा था जिसकी आंखें उन्हें देखते ही बुरी तरह घूर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रिया ने अपनी नाराजगी दबाते हुए मजबूर मुस्कान बनाई। चेन मैडम, आपने बताया नहीं कि मेहमान हैं, हमें देर हो गई, आप खाना पीना जारी रखिए, हम कभी और आएंगे। दोनों मुड़कर जाने लगी तो चेन यू ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया। अरे, आ ही गई हो तो क्यों जा रही हो? और मिस्टर वर्मा कोई बाहरी नहीं है, मैंने खास बुलाया है। वो सीधे ज़ारा के पास आई और बोली, वानहुआ जैसी छोटी जगह ज़ारा मेहता जैसी प्रतिभा के लिए नहीं है। मिस्टर वर्मा की झिड़े कंपनी अलग है, वहां ज़ारा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। चलो चलो, बैठो। उसने ज़ारा को मिस्टर वर्मा के पास बैठा दिया। प्रिया जाने लगी तो चेन यू ने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर खींच लिया। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मिस मेहता। ज़ारा ने होंठ सिकोड़े, नमस्ते मिस्टर वर्मा। मैंने बहुत सुना है कि मल्होत्रा ग्रुप के अर्जुन मल्होत्रा की सेक्रेटरी बहुत ही खूबसूरत और काबिल है। तो ये है मिस मेहता, देखकर यकीन हुआ, सच में कमाल है। आप जैसी प्रतिभा को अर्जुन मल्होत्रा ने जाने दिया, ये उनकी भूल है। मेरी योग्यता उस स्तर की नहीं है, मुझे अभी जमीन से जुड़कर सीखना है। मुझे पता नहीं था कि यहां मिस्टर वर्मा के लिए इंटरव्यू देना है। अगर पता होता तो मैं आपका समय बर्बाद न करती। हम आपके खाने पीने में बाधा नहीं डालेंगे, हम चलते हैं। ज़ारा ने कुछ ही शब्दों में बात टाली, फिर खड़ी हो गई और प्रिया को इशारा किया। औरतों की छठी इंद्री होती है। इस रूम से बुरी गंध आ रही थी। दोनों दरवाजे तक पहुंची भी न थी कि चेन यू ने फिर से रास्ता रोक लिया। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? प्रिया को भी गुस्सा आ गया। चेन मैडम, आपका क्या मतलब है? चेन यू ने भोली बनकर कहा, कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें नौकरी दिलवा रही हूं। नौकरी दिलवा रही हो या हमें बेच रही हो? प्रिया ने सीधा सवाल किया। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसने इतना भरोसा किया। मिस्टर वर्मा शराब का गिलास लेकर आगे बढ़े। ऐसी बातें करोगी तो बेइंसाफी होगी। चलो, माफी मांगो, ये गिलास पी लो, नहीं तो आज यहां से नहीं जाओगी। अब असली चेहरा सामने आ गया था। ज़ारा और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये गिलास पी लिया तो फिर यहां से निकलना मुश्किल होगा। उन्होंने अब कुछ नहीं सोचा, चेन यू को धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। उन्हें इस रूम से तुरंत निकलना था। चेन यू धक्का लगने से नीचे गिर गई और मिस्टर वर्मा चिल्लाया, पकड़ो उन्हें। दरवाजा खुला। बाहर दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने ज़ारा और प्रिया पर झपट्टा मारा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी, उनसे लड़ने लगी। उन्होंने अपने बैग उनके मुंह पर मारे और कमर के नीचे लात मारी। पूरा रूम अफरातफरी मच गया। वो चिल्लाई, बचाओ।
कोई बचाओ। बाहर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने बस एक झलक देखी और मुंह फेर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर यह सब आम बात थी और कोई मदद करने वाला नहीं था। जारा ने एक बॉडीगार्ड को धक्का देकर भागने की कोशिश की। वो काफी दूर भाग गई, फिर मुड़कर देखा, प्रिया पीछे नहीं आई थी। वो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकल पाई थी। जारा ने दांत पीसकर पुलिस को फोन किया और वापस दौड़ी। रूम का दरवाजा बंद था। उसने लात मारकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। मोटा ठिगना मिस्टर वर्मा प्रिया को सोफे पर दबाए हुए था। प्रिया के कपड़े फट गए थे। वो चीख रही थी और वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। बिना कुछ सोचे जारा ने मेज से शराब की बोतल उठाई और सीधे मिस्टर वर्मा के सिर पर दे मारी। पट्टा। मिस्टर वर्मा दर्द से चीखा। अरे! वो अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। जारा तुरंत प्रिया के पास गई। प्रिया के गाल पर कई थप्पड़ों के निशान थे। बाल बिखरे हुए थे। आंखों में आंसू थे। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। चल। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही 2 बॉडीगार्डों ने फिर से रास्ता रोक लिया। मिस्टर वर्मा ने सिर पकड़कर उठते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। कमबख्त! ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां किसका राज है। उसने इशारा किया। पकड़ो। इन दोनों की बारी बारी से ले लो। 2 बॉडीगार्डों ने प्रिया को पकड़ लिया और उसके बचे हुए कपड़े भी फाड़ दिए। जारा ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। रूम में एक एक्वेरियम था। मिस्टर वर्मा ने उसका चेहरा बुरी तरह विकृत कर दिया और उसका सिर सीधे एक्वेरियम में डाल दिया। पानी उसकी आंखों, नाक, मुंह में घुस गया। जारा का दम घुटने लगा। बहुत दर्दनाक था। पानी के कारण सब कुछ धुंधला हो गया था। आवाजें भी बहुत धीमी आ रही थी। फिर भी उसने प्रिया की चीखें सुनी। जारा ने जान लगाकर संघर्ष किया, लेकिन बेकार था। वो डूब रही थी। उसे लगा कि आज रात वो और प्रिया दोनों यहां मर जाएंगी। अचानक उसके सिर पर से दबाव हटा और उस आदमी की चीख सुनाई दी। आह! उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया गया। जारा आखिरकार बचाई गई, लेकिन वो जमीन पर गिर गई। जोर जोर से खांसने लगी। हाथों के सहारे संभलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। आंसू या एक्वेरियम का पानी वो नहीं बता सकती थी। उसकी आंखें जल रही थी, ठीक से खुल नहीं पा रही थी। धुंधली रोशनी में उसने देखा, एक जोड़ी चमचमाते जूते उसके पास आकर रुके। ये जूते बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। वो पतलून भी जानी पहचानी लग रही थी। जारा ने सिर उठाया। ये पल उसे 3 साल पहले की याद दिला गया। उस दिन की बारिश में, जब वो बेसहारा थी। उसने सिर उठाकर देखा था। एक आदमी काले दस्ताने पहने, काली छतरी लिए, उसे बिल्कुल ठंडी निगाहों से देख रहा था। और वो शब्द कह रहा था जो उसने हजारों दिन याद रखे थे। ये मेरी है, इसे छूने की हिम्मत किसमें है? 2 बिल्कुल उल्टे वाक्य एक दूसरे में मिल गए और जारा के कानों में तेज आवाज हुई। वो अपने भ्रम से बाहर आ गई। ये कोई भ्रम नहीं था। जो आया था वो था अर्जुन मल्होत्रा। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।